ओके, चलो। यार लास्ट क्लास में हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहे थे। बस फटाफट रिकॉल कर लो भैया, वो याद है या नहीं, फिर उसका आगे का कंसेप्ट करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मैंने बताया था कि यार कभी भी अगर लाइट रे हमारी ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो इस केस में क्या रिलेशन आएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का? भाई बताओ। अगर लाइट रे कभी भी डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो इस केस में हमारा हमेशा जो एंगल आर होगा वो एंगल आई से बड़ा होगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, हमारा एंगल आई जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा एंगल आर भी बढ़ता जाएगा। और एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा जिसपे हमारे एंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। और इस एंगल का नाम हमने क्या दिया था? सर क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। भाई बहुत बढ़िया। अगर अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, तो उस केस में एंगल आर को 90 डिग्री से बड़ा होना पड़ेगा। एंगल आर 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये लाइट रे टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्योंकि एंगल आर 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। तो हमने ये चीज देख ली कि अगर एंगल आई सी से छोटा है, तो भैया हमारा नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा। अगर बड़ा है तो टी आई आर होगा, और अगर इक्वल है तो एंगल आर 90 डिग्री हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे पासिंग अलोंग द सरफेस। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरे को उसका फॉर्मूला याद दिलाओ। रिवाइज किसी का नहीं है भाई, सर उस फॉर्मूला दिन फॉर क्लास में क्रिटिक। गए थे। हाँ बोलो। सर बाद में उस दिन क्लास में की थी अटेंड। अच्छा भैया, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1/न्यू। ये फॉर्मूला हमने किया था, इससे हमें ये पता चल गया था जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना छोटा उसका क्रिटिकल एंगल होगा। और मैंने इसके आपको एक एप्लीकेशन समझा दिया था, बाकी एप्लीकेशन समझाने थे। जैसे मैंने कौन सा एक एप्लीकेशन समझा दिया था आपको, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। कि यार हमारा डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? भैया 2.42। तो इसलिए इसका क्रिटिकल एंगल भी बहुत छोटा आया था। कितना आया था? 12 डिग्री आया था। तो इसलिए हमारी कोई भी लाइट रे जो डायमंड के अंदर फॉल करती है, वो 12 डिग्री से ज्यादा पे फॉल करती है, तो वो अंदर ही ट्रैप होकर रिफ्लेक्ट करती रहती है मल्टीपल टाइम्स। अब यहां तक चेक कर लो, यहां तक हमने कल की क्लास में खत्म कर लिया था। आगे बढ़े अब। यस सर। डन। दूसरा एप्लीकेशन मैं आपको समझा रहा था, आ जाओ दूसरे एप्लीकेशन पे। दैट इज ऑप्टिकल फाइबर्स। यार ऑप्टिकल फाइबर्स हम बहुत जगह यूज करते हैं, लेकिन इसका एक यूज ऐसा है जो मेन भी है, दैट वी यूज इन एंडोस्कोपी। भाई किसी को पता है क्या होता है एंडोस्कोपी? अरे भैया कुछ तो बोल दो, हाँ या ना। नो सर। नहीं पता, चलो। यार एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, बेसिकली माउथ से एक ट्यूब इंसर्ट कराते हैं, और फिर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन मतलब स्टमक वगैरह का चेक करते हैं। मेडिकल पर्पस है एंडोस्कोपी। तो ये रिपीट, हाँ बिल्कुल वेदांत, कि भाई मुंह मतलब माउथ से एक पाइप डालते हैं, फिर उससे एक लाइट रिफ्लेक्ट करवाते हैं, और फिर हमें इंटरनल स्टमक वगैरह की जो भी कुछ डिटेलिंग चाहिए होती है वो उससे मिलती है एंडोस्कोपी से। तो यार इस ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या है, देखो इसको कैसे डिजाइन किया गया है। बिल्कुल स्टेथोस्कोप की तरह आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि यार इसके अंदर है ना, हमारे पास टोटल 3 लेयरिंग्स होती हैं। 3 लेयरिंग्स ऑप्टिकल फाइबर में। बता रहा हूं कौन कौन सी 3 लेयरिंग होती है, भाई देखते जाओ। सबसे पहली लेयरिंग भैया हमारी ये सबसे अंदर वाली लेयरिंग होती है, जिसको हम कहते हैं कोर। कोर। उसके बाद फिर हमारी ये एक ऊपर वाली लेयरिंग आ जाती है इसके ऊपर, जिसको हम कहते हैं क्लैडिंग। और फिर एक सबसे लास्ट कोटिंग होती है हमारे पास, जो रबर की कोटिंग होती है। वो बस इसलिए होती है ताकि हम इसको स्ट्रेंथ और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकें। तो जो हमारी लास्ट कोटिंग है उसको क्या कहेंगे, बफर कोटिंग। चेक करो पहले, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है कि बेसिकली मेरे पास 3 टाइप के कॉन्सेंट्रिक पाइप्स है। बस आप ये अज्यूम कर लो कि 3 कॉन्सेंट्रिक पाइप है, एक के ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर। तो सबसे सेंटर वाली लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर कोर, फिर क्लैडिंग, और फिर सबसे बाहर वाली लेयर हमारी क्या है, बफर कोटिंग। अब यार कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो जनरली होता है, वैल्यू याद नहीं रखनी है आपको, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली 1.52 होता है, और जो क्लैडिंग होती है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली 1.48 होता है।
तो यार अगर आप देखो हमारी जो लाइट है ना, अब वो किस पे फॉल डाउन करेगी? हमारी लाइट हमेशा कोर पे फॉल डाउन करेगी। अगर लाइट कोर पे फॉल डाउन कर रही है तो वो क्लैडिंग से बाहर आने की कोशिश करेगी। जब ये लाइट क्लैडिंग से बाहर आने की कोशिश करेगी तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भैया मेरी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम ट्रेवल कर रही है? क्योंकि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 है। तो हमारा कोर बन गया डेंसर मीडियम और क्लैडिंग बन गया रेयर मीडियम। पहले आप यहां तक चेक कर लो। भैया नो रिस्पॉन्स। सर फिर से बता दो एक बार। फिर से बताना है बिल्कुल। यार मैं बोल रहा हूं आप बस इस तरीके से याद रखो, ये हमारी दो लेयरिंग है। मैं इसके ऊपर एक और लेयरिंग बना रहा हूं, ये दो लेयरिंग है। हमारी सबसे अंदर वाली लेयरिंग क्या है? कोर। ये डेंसर मीडियम है। कैसे पता चला ये डेंसर मीडियम है? यार इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है नीरज। फिर अविनाश, और इस फिर ये दूसरी वाली लेयरिंग क्या है? दूसरी वाली लेयरिंग हमारी कहलाती है क्लैडिंग। ये रेयर मीडियम है। कैसे पता चला ये रेयर मीडियम है? यार इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, 1.48। तो अब कोई भी लाइट रे है ना, वो हमारी कोर में फॉल डाउन करती है। तो अब ये जब लाइट रे कोर में फॉल डाउन कर रही है ना, तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो ये किस तरीके से ट्रेवल कर रही है? कह सकता हूं ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। अविनाश पहले यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है? यस सर। डन। तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में ट्रेवल करेगी, अब ये लाइट रे इस तरीके से फॉल डाउन करेगी कि भैया इसका जो एंगल होगा, इंसिडेंस का एंगल, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। हम इस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो याद रखो यार, ये जनरली जो कोर है ना, वो हमारी ग्लास मटेरियल वगैरह की बनी होती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ज्यादा होता है, तो क्रिटिकल एंगल इसका बहुत कम होता है। तो इसलिए जो भी लाइट रे इस पे फॉल डाउन करेगी, वो जनरली क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे ही फॉल डाउन करेगी, जैसे डायमंड में हो रहा था। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो मेरे को बताओ क्या ये लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी? टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी। सर रिफ्रैक्ट। यार अगर हमारा एंगल आई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है ना, अगर एंगल आई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो हमारी लाइट रे अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करती रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से हमारी लाइट मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करके एक लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाती है विदाउट एनी एनर्जी लॉस। क्योंकि ये मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था कि हम इसको नॉर्मल रिफ्लेक्शन क्यों नहीं कहते। क्योंकि नॉर्मल रिफ्लेक्शन में थोड़ी बहुत लाइट रे रिफ्रैक्ट भी होती है, लेकिन इधर बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन, मतलब बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, पूरा का पूरा क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। तो इधर हमारे पास एनर्जी लॉस नहीं हो रहे, या ये कह लो एनर्जी लॉस हो भी रहे हैं तो बहुत ही मिनिमम है। तो इसलिए ये लाइट रे अब लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है। क्या अब ऑप्टिकल फाइबर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सबको? Yes, sir. यस सर। डन। आपने सुना होगा आजकल जो हमारे वाईफाई कनेक्शंस हैं, उनमें भी अब लैन वायर यूज नहीं होती, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होते हैं, फाइबर कनेक्शन। क्या वो सुना है? यस सर। भैया हाँ बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा जितने भी आजकल हमारे वाईफाई कनेक्शंस है ना, आप देखोगे वो बोलते हैं कि हाँ भैया हम फाइबर कनेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उधर फाइबर कनेक्शन का मतलब क्या है? यही सेम चीज, कि अब वो लैन वायर की जगह ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करने लग गए हैं। तो उसके अंदर हमारे जो सिग्नल्स होते हैं, वाईफाई सिग्नल्स, उनकी इंटेंसिटी बिल्कुल लॉस नहीं होती, मिनिमम लॉस होती है। तो हमें जो नेट की स्पीड मिलेगी वो बहुत ज्यादा मिलेगी। इसलिए आजकल फाइबर कनेक्शन ज्यादा प्रेफर होते हैं। बस यही उसका कॉन्सेप्ट है। यहां तक इसका कंप्लीट कर लो अब, ऑप्टिकल फाइबर्स। नितिन कल की क्लास में थे? प्रत्युष चेक करो, क्लियर है? यस सर, नोट कर रहा हूँ। ठीक है। नीरज बताओ, क्या कोई बात नहीं, नीरज ये बताओ कहाँ से रिपीट करना है? सर ऑप्टिकल फाइबर सर। पूरा ही रिपीट करना है? सर एक बार सर। ठीक है कोई बात नहीं। यार ऑप्टिकल फाइबर मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आपकी पेन की रिफिल है ना, उसको ऑप्टिकल फाइबर समझो। जो पेन है आपका, आपको पता है ये हमारे पेन की प्लास्टिक बॉडी होगी और उसके अंदर ये हमारी पतली सी रिफिल होगी। क्या ये चीज इमेजिन कर पा रहे हो नितिन, सॉरी नीरज? यस सर यस सर। तो यार जो ये सबसे अंदर वाली लेयर है ना नीरज, इसको हम कहते हैं कोर, और जो बाहर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं क्लैडिंग।
ऑप्टिकल फाइबर भी बिल्कुल एक तरीके से हमारे पेन जैसा ही होता है कि भैया ऊपर एक लेयरिंग होती है, अंदर एक लेयरिंग होती है, लेकिन ये प्लास्टिक की लेयरिंग नहीं होती, ये फाइबर ऑप्टिकल मतलब ये थोड़े से ग्लास मटेरियल की होती है। तो इस ग्लास मटेरियल को थोड़ी सी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर एक रबर कोटिंग भी कर देते हैं। तो ये अज्यूम कर लो कि भैया ये ऊपर मैंने एक रबर कोटिंग कर दी है, जैसे स्टेथोस्कोप में होता है, ऊपर एक रबर कोटिंग कर दी जाती है। अब याद रखो अंदर वाला जो मटेरियल है कोर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो कोर हमारा डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करता है। जो ये दूसरी वाली लेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो जो क्लैडिंग है वो किसकी तरह एक्ट करती है, वो रेयर मीडियम की तरह एक्ट करती है। नीरज चेक करो, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर Done. क्लियर है। अब लाइट रे यार हमारी क्या करेगी, ये जो लाइट रे है ना, वो बिल्कुल इस कोर पे फॉल डाउन करेगी। अब कोर पे फॉल डाउन करेगी तो ये लाइट रे डेंसर से रेयर ट्रैवल करने की कोशिश करेगी। लाइट रे जब भी डेंसर से रेयर ट्रैवल करने की कोशिश करती है ना, तो उस केस में क्या होता है, हमारा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि ये रिफ्रैक्शन नहीं करेगी, फिर ये अंदर ही अंदर ऐसे रिफ्लेक्ट करती रहेगी और ये एनर्जी लॉस नहीं होंगे, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगी। यही काम हमारा ऑप्टिकल फाइबर का है कि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट रे ने फॉल डाउन किया, डेंसर टू रेयर ट्रैवल कर रही थी, लेकिन हमारी जो लाइट रे फॉल डाउन हुई वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे फॉल डाउन हुई, तो ये लाइट रे रिफ्रैक्शन नहीं करेगी, अंदर ही अंदर मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करके ये एक लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाएगी। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। यस सर। चलो बढ़िया भैया, अगर अब यहां तक कंप्लीट हो गया है तो फटाफट करो, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और इसका एक नेक्स्ट एप्लीकेशन और बचा है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स और स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहां पे करना शुरू कर रहा हूं। भैया थर्ड थर्ड है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। याद रखना ये आपके बोर्ड एग्जाम्स और स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजुअली 3 मार्क्स में पूछा जाता है टीआईआर के एप्लीकेशंस में। रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, यार रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स में हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रिज्म्स ले रहे हैं, लेकिन वो प्रिज्म कैसा होगा, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है। मतलब सपोज ये मैंने कोई एक प्रिज्म ले लिया, लेकिन इसकी खासियत क्या है, ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म होना चाहिए, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। चलो, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म मतलब एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा और बाकी दो एंगल्स हमारे कैसे होंगे, 45 डिग्री 45 डिग्री। यार ये ग्लास मतलब ये प्रिज्म ये ग्लास का बना हुआ है, मैंने आपको कल बताया था ग्लास का जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल की जनरल वैल्यूज क्या होती है, क्या याद है आपको? भाई याद नहीं होगी कोई बात नहीं, क्रिटिकल एंगल की ग्लास के लिए जनरली वैल्यू होती है 37 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक। रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा था कि ग्लास का जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 मतलब 3/2, और इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जनरली होती है 37 से लेके 42 डिग्री तक। ये से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है। और मैं आपको बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपके माइंड में ये अभी तक बैठी नहीं है कि भैया अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो मेरे को बताओ क्या होगा, रिफ्रैक्शन या टीआईआर? सर रिफ्लेक्शन। देखा, अभी तक ये चीज आपको क्लियर नहीं हुई है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अगर इक्वल होता है तो एंगल आर 90 हो जाता है, और होंगे लेस सर। देन क्रिटिकल एंगल है तो रिफ्रैक्शन। यार इस चीज को रटो जैसे तैसे, वैसे तो रटने का है ही नहीं, समझने का है आपको कि यार क्रिटिकल एंगल पे एंगल आर 90 होता है, तो अगर मैंने एंगल आई बढ़ाया तो एंगल आर को 90 से बड़ा होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, फिर टीआईआर होगा। प्लीज ये चीज बार बार याद रखो। तो देखो अब इसको रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स को हम कैसे यूज कर रहे हैं। भैया सबसे पहला एप्लीकेशन, भाई ध्यान देते जाना, सबसे पहला एप्लीकेशन कि मैंने रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को कुछ इस तरीके से रखा, जैसे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, मैंने इस तरीके से रखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को। ये एंगल हो गया 90, ये एंगल 45 और ये वाला एंगल भी 45। भाई मैंने कहा ये कोई ऑब्जेक्ट है जो मैं इस रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के सामने रख रहा हूं, ये कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से भैया कम से कम हमें कितनी लाइट रेज ड्रॉ करनी पड़ेगी इमेज बनाने के लिए, कम से कम 2 लाइट रेज। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं मिरर के केस में कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितनी लाइट रे चाहिए होती है,
कम से कम 2 लाइट रे चाहिए होती है। तो यार मैंने एक लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करा दी। अगर मैं इस लाइट रे को बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करा रहा हूं तो इस केस में रिफ्रैक्शन एंगल नहीं होता, ये बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट एंटर कर गई क्योंकि ये परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही थी। अब यहां पे ड्रॉ कर दो नॉर्मल। अब आप मेरे को ये बताओ कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, याद रखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया मेरे पास, 45 डिग्री। पहले यहां तक चेक करके बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं, या रिपीट करूं। चित्रांश, कामिनी, मनोज भाई सब लोग बताओ, नीरज सर कर दो एक बार रिपीट। करना है ना, ठीक है मैं समझ ही गया था। चलो भावनाओं को भैया फिर से टंग 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 हटा दो। यार मैंने कहा कि हमें इमेज बनानी है, इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी लाइट रे चाहिए, कम से कम 2। तो हम 2 लाइट रेस तो बनाएंगे ही बनाएंगे। मैंने अभी एक लाइट रे ड्रॉ करी है। ये लाइट रे कैसे फॉल डाउन कर रही है भैया, परपेंडिकुलरली। जब भी हमारी किसी सरफेस पे लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करेगी, याद रखना कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट रे बिल्कुल सीधी चली जाएगी, बिल्कुल सीधी। तो ये लाइट रे बिल्कुल सीधी चली गई। अब मेरे को यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना था क्योंकि लाइट रे अगर कहीं पे भी फॉल डाउन कर रही है तो नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करो कितना आ रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा हमारे पास 45 डिग्री। अब चेक करके बताओ नीरज, अब कोई डाउट। नो सर। डन। अब मैंने बोला यार एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, लेकिन प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम 42। तो नहीं मतलब सर। भैया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। तो फिर से बता दो भाई क्या होगा, TIR। TIR। तो ये लाइट रे अब बाहर नहीं निकलेगी, ये लाइट रे क्या कर जाएगी, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस तरीके से। अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रही है, तो अब ये सरफेस पे फिर से कैसे फॉल डाउन कर रही है, 90 डिग्री के एंगल पे। तो जैसे मैंने बताया अगर 90 डिग्री के एंगल पे फॉल डाउन करेगी तो कोई रिफ्रैक्शन कोई रिफ्लेक्शन कुछ नहीं, चुपचाप सीधा बाहर। सिमिलरली एक और लाइट रे लो, ये लाइट रे भी बिल्कुल सेम डायग्राम रिपीट कर दो कि भैया ये अंदर गई, 90 डिग्री पे फॉल डाउन कर रही थी तो कुछ नहीं हुआ इसके साथ, अंदर गई, नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 बन जाएगा, तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी और इस तरीके से बाहर आ जाएगी। अब पहले मेरे को यहां तक डायग्राम चेक करके बताओ किस किस को डाउट है। नो सर। डन। अब आप चेक करो आपके हेड से कौन सी लाइट रे आ रही है, आपके हेड से ये वाली लाइट रे आ रही है। तो यहाँ पे बनेगा आपके ऑब्जेक्ट मतलब इमेज का हेड, ये आ रही है उसके टेल से, तो यहाँ पे बनेगी टेल, तो हमारी इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी। तो रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का काम क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का काम ये हुआ कि मैंने एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई विदाउट एनी एनर्जी लॉस, और ये इमेज कितने एंगल से टिल्ट हो गई है। पहले मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे था, अब इमेज ऐसे बनी है, तो कितने एंगल पे टिल्ट करा दिया मैंने इमेज को, 90 डिग्री। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री के एंगल से इसको इन्वर्ट करा दिया। ये फर्स्ट एप्लीकेशन, टोटल 3 एप्लीकेशन है रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स के। चेक करो ये पहला वाला क्लियर है या नहीं। यस सर। डन, बढ़िया यार। सर जो सेकंड रे गई ना इसमें, हाँ वो भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। हाँ, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग होगा ना, क्योंकि देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल है, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल जाएंगे हमें। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। यस सर। हाँ। डिंपल चेक करो, तनिष्क यस सर। ठीक है चलो। अविनाश का कैसे, अविनाश तुम हो, यस सर हूँ सर। ठीक है, नहीं उसमें दिखा रहा था कि तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। आई होप सब भैया नोट डाउन करते जा रहे हैं इसको, आ जाए नेक्स्ट वाले पे। हालांकि मुझे पता है जब तक आप स्कूल में ये चैप्टर करोगे आधी चीजें तो भूल ही जाओगे आप, क्योंकि आपको पता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। कितने टाइम तक चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कुछ आइडिया है। नो सर। नो सर। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्कूल में कम से कम 1.5 मंथ चलेगा। तो याद रखना आप रे ऑप्टिक्स तक बहुत टाइम में पहुंचोगे, तो तब तक तो शायद से भैया चीजों को भूल जाओगे, लेकिन फिर भी रेगुलर थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो अच्छा रहेगा। चलो भैया फिर से वही, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया
और ये मैंने अपना एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म मतलब रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लिया। फिर से वही सारी कहानी कर दो जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। एक लाइट रे ली यार, मैंने देखा ये परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है, स्ट्रेट पास कर जाएगी। अगर ये स्ट्रेट पास कर गई तो इस पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, फिर से नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो इधर फिर से एंगल 45 डिग्री बनने लग जाएगा। एंगल फिर से 45, तो फिर से यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तो मतलब ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो ये लाइट रे क्या करेगी, ये लाइट रे TIR करेगी। क्यों? अब क्या ये लाइट रे बाहर निकलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे परपेंडिकुलरली फॉल थोड़ी कर रही है, तो ये अभी बाहर नहीं निकलेगी। जैसे पीछे वाली सिचुएशन में देखो, ये परपेंडिकुलरली फॉल कर रही थी इसलिए बाहर निकल के आ गई, लेकिन यहाँ पे ये अभी परपेंडिकुलरली फॉल नहीं कर रही है। फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये हो गया नॉर्मल 1, ये हो गया नॉर्मल 2, फिर से एंगल 45 बनेगा, फिर से ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और अब की बार ये परपेंडिकुलरली आ रही है तो भैया ये बाहर आ जाएगी। डायग्राम चेक करो, डायग्राम में पहली लाइट रे के डायग्राम में कोई डाउट? नो नो सर। सर। No, भैया sir. ये हेड से आ रही है, हेड से आ रही है तो यहाँ पे हेड ही बनेगा, याद रखना। आ जाओ अब दूसरी लाइट रे ड्रॉ करो टेल की। तो यार टेल की लाइट रे ड्रॉ करूंगा, ये फिर से वही सारी कहानी रिपीट हो जाएगी जो ऊपर वाली लाइट रे के लिए हुई है, कि नॉर्मल एंगल 45 डिग्री, तो ये इस तरीके से, फिर ये फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, फिर ये इस तरीके से। तो यार अगर आप देखो कि आपकी जो लाइट रे है ये वाली टेल से आ रही है, तो यहाँ पे टेल होना चाहिए, यहाँ नीचे हेड होना चाहिए। तो भैया अब हमारी जो इमेज है, अगर आप देखो हमारी इमेज किस तरीके से हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली इन्वर्टेड हो रही है। तो मतलब कितने एंगल से मैंने इसको इन्वर्ट करा दिया अब की बार, 180 डिग्री से। पहले ऐसे थी, अब ऐसे है। चेक करते जाओ, डाउट आते जाए तो पूछते जाओ। सर एक बार बता दो। नीरज फिर से, नीरज हमने ऑब्जेक्ट रखा, फिर से हमने वही किया जो हमने इधर किया था, एक हेड से और एक टेल से दो लाइट रेस को ड्रॉ करो और चेक करते रहो कि कहां पे परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है और कहां पे कोई एंगल बना रही है। जहां पे भी एंगल बनाएगी याद रखना वो 45 डिग्री का ही होगा, क्योंकि हर एंगल हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, तो 45 डिग्री ही आएगा ले देके। तो यार मेरे को यहाँ पे देखा, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सीधा सीधा पास कर जाएगी। ये एंगल भी 90 डिग्री है, सीधा सीधा पास कर जाएगी। लेकिन जब ये इस वाली साइड पे फॉल डाउन हुई, तो क्या ये परपेंडिकुलरली फॉल डाउन हुई? नहीं, ये नो किसी सर। एक एंगल पे फॉल डाउन हुई है। तो जैसे मैंने बोला ये एंगल हमेशा कितना बनेगा मेरा, 45, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ये क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये रिफ्लेक्ट करके नीचे टकराई, जब ये नीचे टकराई तो क्या ये परपेंडिकुलरली टकरा रही है? नहीं, एंगल पे है, तो फिर से ये एंगल कितना होगा, 45। तो ये फिर से अपना रास्ता मोड़ लेगी, फिर से TIR हो जाएगा। जब फिर से TIR हुआ तो अब की बार ये कैसे फॉल डाउन हुई सरफेस पे, 90 डिग्री पे, तो अब TIR नहीं होगा, अब ये सीधा सीधा बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये पहले लाइट रे का डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब ये जो लाइट रे आ रही है कहां से आई है भैया, ये हेड से आई है, तो यहाँ पे नीचे हेड ही आना चाहिए। आप ये देखते जाओ कि आपने हेड से लाइट रे ड्रॉ करी है तो वो हेड ही बनाएगी, ऐसा नहीं है हेड से लाइट रे आई है तो वो टेल बना देगी, हेड ही बनाएगी। सिमिलरली अब सेम मैंने रिपीट कर दिया स्टेप टेल वाली लाइट रे के लिए। तो जो लाइट रे टेल से आई है भैया वो टेल बनाएगी, लेकिन ये लाइट रे ऊपर आ रही है तो टेल ऊपर बनेगी और अब की बार हेड नीचे बनेगा। तो कितने एंगल से चेंज हुआ है अब की बार इमेज और ऑब्जेक्ट, 180 डिग्री से। नीरज क्लियर हुआ? यस सर। बढ़िया। तो ये हो गया तीसरा एप्लीकेशन, बस आ जाते हैं लास्ट वाले एप्लीकेशन पे, फिर हमारा ये TIR टॉपिक खत्म। फिर आपको एक दिया जाएगा बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। भैया हमने लिया ये रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, फिर से वही कि ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 45, ये एंगल 45। अब की बार हम ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं भैया यहाँ पे, ये लिया हमने ऑब्जेक्ट। फिर से ड्रॉ करने लग जाओ भैया दो लाइट रेज, ये ली एक लाइट रे। अब ये लाइट रे किसी एंगल पे फॉल डाउन कर रही है, परपेंडिकुलरली नहीं कर रही, तो भैया यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा आपको नॉर्मल। ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अब मेरे को बताओ ये लाइट रे कैसा फॉलो करेगी। तो आप देखो बिल्कुल, अब ये लाइट रे रिफ्रैक्शन करेगी। क्यों? क्योंकि अब ये रेयर से डेंसर जा रही है, तो रेयर से डेंसर जा रही है तो ये बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये लाइट रे इस तरीके से बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो।
नो सर। बढ़िया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइट रे अंदर फॉल डाउन कर रही है, परपेंडिकुलरली कर रही है, किसी एंगल पे कर रही है, किसी एंगल पे कर रही है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री है तो ये लाइट रे भैया क्या करेगी, ये बाहर नहीं निकलेगी, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये अब ये रिफ्लेक्ट करी तो भैया ये मतलब ये फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। अब की बार क्या होगा, ये एंगल हमारा परपेंडिकुलरली एंगल टाइप आएगा। तो ये लाइट रे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये लाइट रे बेंड करेगी और ये इस तरीके से हमें वापस मिलेगी। चेक करते जाओ, कोई डाउट है तो पूछते जाओ। सर फर्स्ट वाली में नहीं। फर्स्ट वाले में मतलब इस वाले में डाउट है आपको, ये वाले में? नो सर इसमें है नहीं, मतलब फर्स्ट अ- वे में नहीं है। अच्छा फर्स्ट फ्रेम में ही है, ठीक है। सेकेंड रे एक बार चेक करो, एक बार वेदांत के लिए रिपीट करना है, ठीक है वेदांत? रिपीट। वेदांत आप कॉन्सेप्ट देखते जाओ कि कहाँ कहाँ एंगल हमारा 45 डिग्री बन रहा है और कहाँ कहाँ हमारी लाइट रे रेयर टू डेंसर ट्रैवल कर रही है। तो हमारी लाइट रे अब बाहर से रेयर टू डेंसर ट्रैवल कर रही है। पहले भी यही हो रहा था, रेयर टू डेंसर ही ट्रैवल कर रही थी, लेकिन पहले 90 डिग्री के एंगल पे फॉल डाउन कर रही है पहले दो केसेस में। तो इसलिए ये एज इट इज पास कर गई, एज इट इज, ना बेंड हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब की बार वेदांत ये हमारी लाइट रे किसी एक एंगल पे फॉल डाउन कर रही है और हमारा एंगल, सॉरी, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा कुछ ना कुछ। कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा भैया, हमारा ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा अब की बार। तो अब लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है और कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है। तो ये लाइट रे बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों करेगी, क्योंकि ये रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है। वेदांत पहले यहां तक चेक करके बताओ, कोई डाउट है तो पूछो पहले यहां तक। चलो डन, तुम कह रहे हो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखो, क्या ये लाइट रे परपेंडिकुलर फॉल डाउन कर रही है क्या? क्योंकि अगर लाइट रे परपेंडिकुलर फॉल डाउन कर रही होती तो ये एज इट इज बाहर निकल जाती। लेकिन ये लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन नहीं कर रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर आपने फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, अब की बार आप ये वाला एंगल चेक करोगे तो अब की बार ये वाला एंगल आएगा हमारे पास 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री आया तो भैया अब की बार लाइट रे टी आई आर कर जाएगी। लाइट रे टी आई आर कर गई तो ये बाहर नहीं निकलेगी, ये अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये मैंने अंदर ही रिफ्लेक्ट करा दिया। उसके बाद क्या करोगे, फिर से नॉर्मल ड्रॉ करोगे। अब की बार लाइट रे को बेंड करना पड़ेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि अब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम आ रही है। जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम आती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। तो इस केस में ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करके कुछ ना कुछ इस तरीके से लाइट रे मिलेगी। वेदांत अब चेक करके बताओ, कोई डाउट है तो पूछो प्लीज यहां तक। डन। अब यही सेम स्टेप रिपीट कर दो सेकंड लाइट रे के लिए। जो फर्स्ट लाइट रे के लिए हो रहा है वही सेकंड लाइट रे के लिए भी तो होगा कि भैया ये बेंड कर गई इस तरीके से, फिर वापस से यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ये करेगी ऊपर की तरफ, फिर ये बन जाएगी इस तरीके से। तो भैया ये हमारे लाइट रे का डायग्राम कंप्लीट। चेक करो कौन सी टेल से आ रही है, कौन सी हेड से आ रही है। तो भैया ये फर्स्ट वाली हेड से आ रही है, तो यहाँ नीचे बनना चाहिए हेड। यहाँ पे आ रही है टेल, तो ये टेल की लाइट रे ऊपर आ रही है, ऊपर बननी चाहिए टेल। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अभी भी जो इमेज है वो कितने एंगल पे टिल्ट हुई है, अभी भी इमेज जो है वो हमारी सेम 180 डिग्री पे ही टिल्ट हुई है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इधर लाइट रे ने अपना पाथ एग्जैक्टली अपोजिट किया था। पहले दोनों लाइट रेज राइट में जा रही हैं, लेकिन अब दोनों लाइट रेज कहाँ मिली हमें, लेफ्ट में। लेकिन इधर लाइट रे ने अपना पाथ चेंज नहीं किया, पहले राइट में जा रही है तो अभी भी कहां जा रही है, राइट में ही जा रही है। बस ये डिफरेंस है कि एक में लाइट रे ने अपना पाथ डेविएट किया है, एक में लाइट रे ने अपना पाथ डेविएट नहीं किया है। दैट्स द डिफरेंस। सर जो लास्ट टच किए ना सर इसमें, हाँ सर तो कौन सा एंगल बनाया तब? अच्छा ये वाला, यस सर। ये एंगल कोई रैंडम एंगल होगा, ये 45 डिग्री का एंगल नहीं होगा, क्योंकि लाइट रेज आपकी पैरेलल नहीं आ रही है नीचे वाले बेस वगैरह से। तो वो 45 डिग्री का एंगल नहीं होगा, क्योंकि अगर 45 डिग्री का एंगल होता तो यहाँ पे लाइट रे बाहर नहीं निकलती, वो फिर से क्या करती, अंदर रिफ्लेक्ट करती। यस तो सर कोई 90, रैंडम एंगल, हाँ 90 नहीं होगा। 90 भी नहीं होगा, ना 90 है ना 45 है, 45 से कम है तभी बाहर निकल रही है।
Yes, sir. डन। तो भैया ये 3 एप्लीकेशन हो गए रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के टीआईआर के। तो शुरू से देख लो, कोई डाउट तो नहीं है। मैंने स्टार्ट किया आज ऑप्टिकल फाइबर से। मैंने ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको अच्छे से क्लियर था। रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में भी आपको पहले डायग्राम और दूसरे डायग्राम में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो थोड़ा इजी था समझने में। बस थोड़ा सा थर्ड वाला ही एक हमारा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो इन तीनों को चेक कर लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर उस क्वेश्चन की ट्राई करेंगे। सर कर लिया नोट। चलो डन। क्या हुआ राधिका मैडम, आज इतना शांत? सर 1 मिनट नोट कर रहे हैं। हाँ कर लो आराम से कर लो यार दोस्त। तुम नोट कर लो तो मैं पानी पी लेता हूँ फिर। अविनाश जैसे नोट हो जाए बता देना, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। सर हो गया। हो गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यार, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि इधर अब वो चीज यूज होगी। भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट या इनवर्स? सर इनवर्स। वेरी गुड, इनवर्स है। मतलब ध्यान देते जाओ, मतलब अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा रहा हूं तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? सर कम होती जाएगी वो। कम होती जाएगी। उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर रहा हूं तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और लास्ट, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे फॉल डाउन कर रहा है तो क्या होगा? सर TIR। बहुत बढ़िया। और अगर लेस देन पे फॉल डाउन करा रहा हूं तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। इसको माइंड में अगर आपके बैठ गया है तो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास एक प्रिज्म लिया है हमने, ठीक है? ध्यान देना, ये हमने प्रिज्म लिया है राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। तो मतलब ये वाला एंगल 45 है। इस पे मैंने 3 लाइट रेज फॉल डाउन कराई है, ध्यान देते जाओ। 3 लाइट रेज है। सबसे पहली लाइट रे मैंने ली सपोज रेड, उसके बाद दूसरी लाइट रे ली सपोज मैंने येलो, और एक तीसरी लाइट रे मैंने ली है ब्लू। ये 3 लाइट रेज ली है। इन तीनों लाइट रेज के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। क्या क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.39, येलो के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, और ब्लू के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 1.47। ठीक है? अब आपको क्या बताना है कि भैया इन तीनों में से कौन सी लाइट रे हमारी यहां पे बाहर मिलेगी और कौन सी लाइट रे अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि कौन सी लाइट रे इन तीनों में से मुझे बाहर मिलेगी, इस साइड, जिस साइड मैंने क्वेश्चन मार्क ड्रॉ करा है, मतलब रिफ्रैक्शन करके मेरे को बाहर मिलेगी, और कौन सी लाइट रे इस प्रिज्म के अंदर TIR कर जाएगी। आपको ये बताना है। पहले ये इतना चेक कर लो, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। चलो डन, क्वेश्चन समझ में आ गया। मेरे को बताओ, ये तीनों लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही हैं, तो अभी क्या होगा? ये लाइट रे स्ट्रेट पास कर जाएगी। ये सबसे पहले ब्लू के लिए डिस्कस कर रहा हूं, ये स्ट्रेट पास कर जाएगी क्योंकि 90 डिग्री पे फॉल डाउन कर रही थी। यहां पे ड्रॉ करूंगा नॉर्मल। यहां पे अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो मेरे को बताओ इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? सर 45 डिग्री। वेरी गुड, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। अब बस मेरे को चेक करना क्या रह गया? मेरे को चेक करना ये रह गया कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल एंगल कितना होगा। मेरे के लिए ये चेक करना रह गया। सपोज, बस अज्यूम कर रहा हूं, सपोज मैंने क्रिटिकल एंगल फाइंड किया और सपोज क्रिटिकल एंगल 52 डिग्री आया, तो मेरे को बताओ ब्लू लाइट रे क्या करेगी? TIR करेगी या रिफ्रैक्ट करेगी? रिफ्रैक्ट। वेरी गुड, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से छोटा है। सिमिलरली सपोज कि इसका क्रिटिकल एंगल सपोज 37 डिग्री आ गया, अब क्या करेगी ये लाइट रे? सर TIR। TIR। बहुत बढ़िया सिमरन। तो मतलब अल्टीमेटली मेरे को कैलकुलेट क्या करना है? मेरे को अल्टीमेटली ये क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है कि अगर मेरे को ये क्रिटिकल एंगल मिल जाए तो मैं उसके हिसाब से ये पता कर सकता हूं कि इन दोनों में से मेरी कौन सी कंडीशन लगेगी। तो क्या करेंगे हम? एंगल 45 डिग्री के लिए क्रिटिकल एंगल वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे।
इस एंगल 45 डिग्री के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे। देखते जाओ कैसे। तो भैया नेक्स्ट स्लाइड पे शो कर रहा हूं। साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1/न्यू। भैया साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/न्यू। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो ये हो गया 1/न्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है? सर 1.733। वो √3 की होती है। सर सर पता नहीं। 1.3। बहुत मारूंगा तुम लोगों को, 12th में आ गए हो। 1.414। यस सर। भैया कैसे में क्या क्या सोच के मैथ्स लिया था तुम लोगों ने? 12th में आ गए भैया, ये छोटी छोटी वैल्यूज तो तुम्हें पता होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं। तो यार √2 की वैल्यू आ गई 1.414। अब बस एक चीज पूछ रहा हूँ, सही सही आंसर देना, नहीं तो पिटल जाओगे अब तो कतई। भैया एक बार बताओ मेरे को, है ना, क्या पता चला 45 डिग्री के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.414। 1.414। अगर अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम कर रहा हूं, सपोज 1.39 कर रहा हूं, तो मेरे को बताओ इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 से कम आएगी या ज्यादा आएगी? ये सोच के बताओ। सर ज्यादा आएगी। ज्यादा आएगी। वेरी गुड, 45 से ज्यादा आएगी। सिमिलरली अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहा हूं 1.44, मतलब पहले वाले से ज्यादा लिया है, तो अब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बताओ। सर लेस देन लेस 45। आएगी। 1.47 बताओ। सर अभी भी लेस वन। देन। वेरी गुड। चलो, तो यार मैंने क्वेश्चन का आंसर बता भी दिया, आपने रियलाइज किया? मैंने क्वेश्चन का आंसर बता भी दिया आपको। देखो कैसे। आ जाओ सबसे पहली लाइट रे पे, 1.47। तो 1.47 के लिए हमारा क्रिटिकल एंगल कैसा होगा? भैया 1.47 के लिए क्रिटिकल एंगल लेस देन 45 है। 45 से कम, 45 से कम कोई भी वैल्यू ले लो जो आपका मन करे। अज्यूम कर लो, सपोज भैया मैं 40 डिग्री ले रहा हूं, लेकिन मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ये ब्लू वाली लाइट रे क्या करेगी? रिफ्रैक्ट करेगी या क्या करेगी? सर TIR। तो हमें इस एक पता चल गया कि ब्लू लाइट रे भैया TIR करेगी। चेक करो, ब्लू का समझ में आ गया। यस सर। येलो पे डिस्कशन करते हैं। येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 है, तो इसके लिए भी क्रिटिकल एंगल लेस देन 45 होना चाहिए, 45 से कम। तो सपोज इधर भी कोई वैल्यू अज्यूम कर लो जो तुम्हारा मन करे, 45 से कम। तो भैया इधर मैंने वैल्यू अज्यूम कर ली सपोज 41 डिग्री। तो यार अभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आ रहा है, तो अब ये येलो वाली लाइट रे भी क्या करेगी? सर TIR। बहुत बढ़िया, TIR कर गई ये भी। उसके बाद आ जाते हैं भैया रेड वाली पे। रेड वाली के लिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39 है। 1.39 है, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 45 से बड़ी। तो अगर इसकी वैल्यू 45 से बड़ी है, तो 45 से बड़ी कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो जो तुम्हारा मन करे। भैया सपोज मैंने अज्यूम कर ली 50 डिग्री। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो भैया ये रिफ्रैक्ट करेगी। रिफ्लेक्शन करेंगे। वेरी गुड, तो ये लाइट रे सीधा जाएगी, उसके बाद ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करके ऐसे मिलेगी। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चेक करो कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, अच्छे से चेक कर लो बढ़िया तरीके से। नो सर। ठीक है। सर एक बार अगली स्लाइड बताना। हाँ ये लो नीरज। यहाँ लिख देता हूँ, ये हमने कौन कौन सी लाइट रे के लिए बात कर ली। ये रेड के लिए, ये मैंने लिखा था येलो के लिए, एंड ये मैंने लिखा था ब्लू के लिए। तो वही चीज बस मैंने पीछे कर दी। सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड निकालेंगे। हाँ ये लो प्रीवियस स्लाइड भी लो। यस सर। चलो डन। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाऊं, ये खत्म कर लिया TIR का। यस सर। Done. याद रखो इस पे भी एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बात कर लेते हैं, पहले थोड़ा टॉपिक पे पढ़ लेते हैं, नहीं तो आपके लिए हो जाएगा थोड़ा सा बोरिंग। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अपैरेंट डेप्थ। अपैरेंट डेप्थ।
भैया 10th क्लास का कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, आपको शायद से ये याद भी होगा। सबसे पहला केस इसमें क्या ले रहा हूं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा प्लेस्ड है डेंसर मीडियम में, और जो ऑब्जर्वर है मतलब देखने वाला बंदा है वो बैठा है रेयरर मीडियम में। तो एग्जाम्पल क्या है कि यार सपोज ये मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड फिल कर दिया, सपोज वाटर, ये मैंने वाटर फिल कर दिया, और इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे मैंने सपोज एक कॉइन रख दिया। तो आप मेरे को ये बताओ, क्या कॉइन कभी भी हमें अपनी इसी पोजीशन पे दिखाई देगा, या थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, या कहीं और दिखाई देगा? सर थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा ये। वेरी गुड, थोड़ा सा ऊपर क्यों दिखाई देगा, ध्यान दो अभी से। भैया हम क्या करेंगे, हम ये कॉइन हमारा ऑब्जेक्ट है तो इससे लाइट रे निकलेगी। सपोज मैंने कहा एक लाइट रे ऐसे निकल रही है सीधी बिल्कुल, अगर ये लाइट रे सीधी निकल रही है तो ये 90 डिग्री के एंगल पे फॉल डाउन कर रही है, तो इस केस में ये कोई रिफ्रैक्शन वगैरह फील नहीं करेगी, ये सीधा सीधा निकल जाएगी। अब ऐसे एक और लाइट रे ड्रॉ करो, मैंने ये एक और लाइट रे ड्रॉ करी, तो यार इसमें अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, लाइट रे ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो मेरे को बताओ ये किधर बेंड करनी चाहिए नॉर्मल के, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? सर टुवर्ड द नॉर्मल। डेंसर से रेयर जा रही है तो Away नॉर्मल from से अवे, तो इस तरीके से नॉर्मल से दूर जाएगी, एंगल आर बड़ा होगा। सिमिलरली एक और लाइट रे ले लो, इसके साथ भी वही कहानी कर दो कि भैया यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो हमारी लाइट रे ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयर, पानी से एयर में जा रही है, तो ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इस तरीके से बेंड कर गई। अब चेक करो, ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे 2 है, ये रिफ्रैक्टेड रे 1 है। भैया क्या ये पानी के बाहर कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगी? नहीं। तो No, इनको sir. हम क्या करेंगे, इमेजिनरी एक्सटेंड करेंगे। तो इनको मैंने इमेजिनरी एक्सटेंड किया ना, तो मैंने देखा हाँ यार ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपका यहाँ पे कॉइन की इमेज मिलेगी। ये वर्चुअल इमेज है इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, तो आपको ये कॉइन ओरिजिनल पोजीशन पे दिखाई नहीं देगा, जैसा बोला था भी नीरज ने, ये थोड़ा सा कहाँ दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। क्या यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes. डन। अगर आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये चीज चेक करो, पानी के सरफेस से कॉइन कहां प्लेस था, बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो ये चीज कहलाएगी इसकी रियल डेप्थ। रियल डेप्थ को हम डिनोट करते हैं टी से, लेकिन ये पानी, ये कॉइन हमें रियल डेप्थ पे दिखाई नहीं देगा, ये कहीं ना कहीं इतनी डेप्थ पे दिखाई देगा, सरफेस से इतनी डेप्थ पे, तो ये वाली डेप्थ हमारी क्या कहलाती है, अपैरेंट डेप्थ कहलाती है, कि हमें चीज कभी भी उसकी ओरिजिनल डेप्थ पे दिखाई नहीं देती, कहीं और दिखाई देती है। और इस अपैरेंट डेप्थ को आप डिनोट कर लो जिससे आपका मन करे, चलो शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे एडी, अपैरेंट डेप्थ। अब भैया कॉइन से कितना ऊपर आपकी इमेज मिली है, इस चीज को हम कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो एक बार मैं पूरी चीज रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या क्या बोला। कॉइन एक्चुअल में कहां पे प्लेस्ड है, रियल डेप्थ, उसको डिनोट करेंगे टी से। सरफेस से कितना नीचे मेरी इमेज मिली है उसको हम कहेंगे अपैरेंट डेप्थ। ऑब्जेक्ट से कितना ऊपर इमेज मिली है उसको हम कहेंगे नॉर्मल शिफ्ट, और नॉर्मल शिफ्ट को हम डिनोट करेंगे डी से। कॉइन ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में था और हम इसको देख बाहर से रहे हैं, ये हम ऑब्जर्वर हैं, देख बाहर से रहे हैं, तो ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम। Yes, चेक कर sir. लो यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. Done. Yes, sir. तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो। सर एक बार फिर से बताओगे? हाँ प्रत्युष बताओ, कौन सा स्टेप बताना है, या सर पूरा? जहाँ से सर ये रिफ्लेक्शन हो रही है ना, जहां से रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। यस सर। फटाफट रफ डायग्राम बना रहा हूँ। प्रत्युष सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया, सपोज आप ही हो भैया, स्विमिंग कर रहे हो, ये अज्यूम कर लो। तो आप कभी भी, जैसे कोई बंदा बाहर से देख रहा है ना, आप बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हो, लेकिन आपको मतलब जो दूसरा बाहर बंदा है, सपोज ये प्रत्युष, ये तुम हो, ये मैं हूं, तो एक्चुअल में तो तुम बिल्कुल डेप्थ पे बैठे हो, लेकिन मुझे आप डेप्थ पे दिखाई नहीं देगा प्रत्युष, आप मेरे को हमेशा थोड़ा सा ऊपर कहीं ना कहीं यहां दिखाई दोगे। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? यस सर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट रे हमारी थोड़ा सा ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। कैसे इंटरसेक्ट कर रही है अब उसको समझो। मैंने कहा कि भैया इससे 2 लाइट रे लो, एक लाइट रे ये हो गई, एक लाइट रे ये हो गई, 2 लाइट रेज ली। जब ये पानी से बाहर निकलेंगी लाइट रेज,
तो भैया ये बेंड करेंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि लाइट रे ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में ट्रेवल करती है, मैंने कल की क्लास में बताया था, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैंने नॉर्मल से अवे बेंड करा दिया, तो ये लाइट रे इस तरीके से बेंड हो गई, ये लाइट रे इस तरीके से बेंड हो गई। प्रत्युष पहले यहां तक चेक करो, यहां तक डायग्राम समझ में आया? यस सर। अब यार प्रत्युष, हमारी रियल इमेज कब बनती है? रियल इमेज तब मिलती है जब हमारी ये दो जो रेज है ना, ये बाहर इंटरसेक्ट करे। लेकिन यार यहाँ पे तो गैप बढ़ते जा रहा है, गैप बढ़ते जा रहा है, तो ये बाहर तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो आप क्या करो, इनको इमेजिनरी एक्सटेंड कर दो। मैंने इसको एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, मैंने देखा यार ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। अब जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे इमेज मिलेगी। तो प्रत्युष आपकी इमेज मेरे को यहाँ ऊपर मिलेगी। अब समझ में आ गया? यस सर। डन। अब आप ओरिजिनली यहां पे नहीं हो, आप इस येलो पॉइंट पे नहीं हो ओरिजिनली, ओरिजिनली तो आप नीचे हो। तो ये वाली जहां पे आप ओरिजिनली हो, इसको हम कहते हैं रियल डेप्थ। लेकिन मुझे आप कहां दिखाई दे रहे हो? मुझे तो आप सरफेस से ऊपर दिखाई दे रहे हो, मतलब यहां पे दिखाई दे रहे हो। तो ये वाली चीज क्या कहलाएगी आपकी? अपेरेंट डेप्थ। किस पानी से कितना नीचे दिखाई दे रहे हो मेरे को। वेरएस नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा कि भैया आप थे यहाँ पे, आपकी इमेज कितना ऊपर बनी है। तो आपकी इमेज कितना ऊपर बनी है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। अब चेक करो, सारे टर्म्स क्लियर हुए? यस सर। डन। चलो, कोई डाउट है तो यार फिर भी पूछ लेना दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही नीरज। तो अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन हमें नहीं करनी है, डेरिवेशन 10th क्लास में आती थी, हमें वो सब नहीं करना है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ना है। तो यार फॉर्मूला लिख लो अपेरेंट डेप्थ का। अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होगा रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है जब भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में और हमारा ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में। तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होगा रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको रियल डेप्थ मिल गई है, तो आप देखो नॉर्मल शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। अपेरेंट डेप्थ पता है, रियल डेप्थ पता है, तो नॉर्मल शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या लिख सकता हूं, नॉर्मल शिफ्ट इज रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। यस सर। रियल डेप्थ की वैल्यू है टी, अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू है टी बाय न्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया नॉर्मल शिफ्ट का, टी इंटू 1 - 1/न्यू। ये नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला, वो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला। Yes, sir. सर एक मिनट रुकना। हाँ आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सर। ठीक है, अब याद रखना ये जो ऑब्जर्वर है ना, इसको अपेरेंट डेप्थ दिखाई देगी, सिर्फ इसको। लेकिन सपोज कोई ऑब्जर्वर बिल्कुल यहां पे है, ये जो मैंने दूसरा ऑब्जर्वर ड्रॉ किया है ऑब्जर्वर 2, तो यार क्या इसको भी अपेरेंट डेप्थ पे पर्सन दिखाई देगा या बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन पे दिखाई देगा? सर ओरिजिनल पोजीशन पर। इस पे बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन पे दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए लाइट रे बिल्कुल सीधा आ रही है, इसके लिए लाइट रे बेंड नहीं हुई है, तो इसको बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन पे दिखाई देगा ये ऑब्जेक्ट। तो यूजुअली होता क्या है, जैसे बर्ड्स वगैरह होती है ना, ईगल वगैरह, उनको फिश कैच करनी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो कभी भी एंगल पे नहीं देखते। ईगल बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट आती है, तो उसको फिश है ना उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे दिखाई देती है, तो वो डायरेक्टली वहीं पे अटैक करती है। क्या ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया? यस सर। डन। अब क्या कहते हैं, वेदांत आप कह रहे हो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला रिपीट करना है। वेदांत नॉर्मल शिफ्ट, सपोज इस वाले डिस्टेंस को ले लो, आप इधर देखो, मैं कह रहा हूं ये एक लाइन है, इस टोटल लाइन की वैल्यू टी है, और मेरे को इतनी लाइन की वैल्यू भी पता है, इतनी लाइन की वैल्यू एडी है। तो मुझे बताओ आप इतनी वाले पार्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना? कैसे फाइंड करोगे भैया? टोटल लेंथ माइनस अपेरेंट डेप्थ, और अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या था? रियल डेप्थ माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रियल डेप्थ हमारी टी थी, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनमें से टी कॉमन ले लो, टी कॉमन लिया तो 1 - 1/न्यू बचा। वेदांत चेक करो, अब क्लियर है? डन दोस्त, बढ़िया।
तो ये लो भैया, नोट डाउन कर लो। अबे कल नीरज कौन से सर ने शायरी सुना दी तुम्हें? राकिब सर ने? यस सर। Yes, sir. कल सर ने क्या सुनाई? कल तो मेरी क्लास हुई है तुम्हारे साथ। सर मैथ नहीं अगले सर, तो उसकी क्लास थी ना उसकी, आप भी सुना शाम दो। वाली में तो। शाकिब सर ने। कौन से सर ने? तो मैथ वाला सर जो भी है। हाँ, मैथ्स वाले सर जो भी हैं, शारिक सर ने। अच्छा ठीक है, तुम्हें मैथ्स वाले Yes, सर sir, के नाम है? शारिक भाई सबके नाम पता है या नहीं पता? मेरा नाम पता है? सर Yes, sir. आशु Yes, सर। sir. हाँ चलो ठीक है, नाम ही नहीं पता लोगों के। भैया उनको और शायरी आती होगी, वो सुनाते होंगे, मेरे को शायरी नहीं आती भाई। सर कुछ और ही हैं? चुटकुल। सर आप सर गाना सुना सुना दो। देना हमारे भाई फिर लास्ट चुटकुले जो में। आते हैं वो मैं सुना नहीं पाऊंगा ना, समझा करो भावनाओं को। सर सुना दो सर, अच्छा। फिर सर हो जाए। एंड सर अभी हाँ, नहीं एंड। अबे चुपचाप पढ़ो। उसके टाइप में। ये तुम्हें शायरी की आदत कहाँ से लग गई भैया? सर तब सब बच्चे ऑनलाइन आ जाएंगे। अच्छा, बहुत सर बढ़िया। तो जाग जाएंगे सर। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। नीरज किसको सुनाओगे शायरी सुन के? मुद्दा तो ये है ना, तुम बेटा यही कर रहे हो, लोगों तो शायरी सुन रहे हो पर कहीं और जाके चेप रहे हो उसे। नो सर। हाँ सर चलो भैया इधर देखो, क्या है क्वेश्चन। बातें भी कर लेना पहले। क्वेश्चन, अच्छा पड़ोस की आंटी को, वेदांत कह रहा है पड़ोस की आंटी को सुनाएगा नीरज। चलो भैया, हमारे पास एक क्यूब है, ट्रांसपेरेंट क्यूब। इस क्यूब के अंदर कहीं एक एयर बबल है। सपोज ये एयर बबल मैंने यहां पे रखा, ये कहीं पे एक एयर बबल है। अब भैया एक बंदे ने उसको फेस 1 से देखा, साइड 1 से, और दूसरे बंदे ने इसको साइड 2 से देखा। रिपीट कर रहा हूं, भावनाओं को समझो। भैया इसको एक ग्लास क्यूब मान लो कि ये ट्रांसपेरेंट क्यूब है, और इसके अंदर कहीं ना कहीं एक एयर बबल है। तो एयर बबल हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने फेस 1 से देखा, तो हमें एक अलग डिस्टेंस पे इसकी इमेज मिलेगी। क्यों? क्योंकि यार हमें अभी पता चला कि भाई अगर ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में होता है तो इमेज हमेशा थोड़ा सा ऑब्जर्वर के पास शिफ्ट हो जाती है। हमेशा इमेज ऑब्जर्वर के थोड़ा पास शिफ्ट हो जाती है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं ना कहीं यहां मिलेगी। क्या यहां तक की भावनाएं समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। डन। वेरस अगर पर्सन 2 देखेगा तो उसके हिसाब से इसकी इमेज थोड़ा उसके पास बनेगी, तो उसको इमेज कहीं ना कहीं यहां दिखाई दे रही है, इमेज 2। तो भैया हमें ये वाला डिस्टेंस गिवन है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है भैया, 40 mm। जब फेस 1 से देखा, जब फेस 2 से देखा तो उसको कितना डिस्टेंस दिखाई दिया? उसको डिस्टेंस दिखाई दिया ये 100 mm। टोटल डिस्टेंस मतलब ये टोटल क्यूब की साइड कितनी है भैया? ये है 210 mm की साइड। बस ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। पहले क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया? डन। क्या क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट भैया आपको बताना है इस एयर बबल की एक्चुअल पोजीशन कहां है, रियल डेप्थ, मतलब ये एक्चुअल में कहां पे प्रेजेंट है। और दूसरा कि आपको इस क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। ये दो पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं। तो मैं आपको 2 से 5 मिनट दे रहा हूं, पहले खुद से ट्राई कर लो, फिर समझाना तो है ही मेरे को। पहले एक बार खुद से ट्राई कर लो जितना आपको क्लियर हो जाए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन रिपीट। यार एक ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का क्यूब है, इसके अंदर कहीं ना कहीं एक एयर बबल है। एक चीज याद रखो नीरज, कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है ना, तो जो उसकी इमेज है ना वो ऑब्जर्वर के पास बनती है। तो देखो इमेज मेरी ऊपर शिफ्ट हो गई है, मतलब ऑब्जर्वर के थोड़ा पास चली गई है। तो इधर भी वही हुआ है कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर 1। तो जब वो इस एयर बबल को देखेगा ना, तो इसके लिए इमेज थोड़ी सी उसके पास शिफ्ट हो जाएगी। तो उसको ये इमेज कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रही है सरफेस से? 40 mm के डिस्टेंस पे। फिर एक ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, उसके लिए भी इमेज थोड़ा उसके पास शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको ये इमेज कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रही है सरफेस से? 100 mm के। तो एक तरीके से आप देखो, आपको ऑब्जर्वर 1 के लिए अपेरेंट डेप्थ गिवन है, ऑब्जर्वर 2 के लिए अपेरेंट डेप्थ गिवन है। ऑब्जर्वर 1 के लिए अपेरेंट डेप्थ कितनी लिखूंगा? 40 mm। ऑब्जर्वर 2 के लिए अपेरेंट डेप्थ कितनी लिखूंगा? 100 mm। और आपको टोटल मतलब इस पूरे क्यूब की एक साइड की वैल्यू गिवन है 210 mm। आपको रियल डेप्थ फाइंड करनी है कि एक्चुअल पोजीशन कितनी है, चाहे ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में फाइंड कर दो या ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में फाइंड कर दो, जहां से आपका मन करे। रियल डेप्थ और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमरन नहीं, आंसर सही नहीं आ रहा।
सर अलग अलग ऑब्जर्वर की पोजीशन से चेक करनी है यू। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यार इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट दूर है तो इसके हिसाब से रियल डेप्थ अलग आएगी, इसलिए इसके हिसाब से अपेरेंट डेप्थ अलग आई है 100 mm की। ऐसे ही ऑब्जर्वर 1 के लिए रियल डेप्थ कुछ अलग है, तो इसलिए इसकी अपेरेंट डेप्थ भी कुछ अलग आई है 40 mm। तो हिंट बस इतना सा ही है, दो इक्वेशंस बनाओ, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल सॉल्व करके दोनों की वैल्यू एक साथ मिल जाएगी आपको, रियल डेप्थ की भी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी। अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाओ बस, और कुछ नहीं करना। So 150 mm. राधिका वेरी गुड, सही आंसर। 150 mm आएगा ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में, और 60 mm आएगा ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में। तो सब अपना आंसर चेक करना, आंसर आना चाहिए 150 या फिर 60। सर रुको चेक कर लेते हैं। यार अब तुम्हारे स्कूल खुल गए या अभी भी नहीं खुले? सर 26 से लग रहे हैं अब। 26 से। 25 दिल्ली में तो फिर से बंद होने की हालात आ गए, ये सर कोविड आ गया। कोविड आ गया फिर से। लेकिन चलो ये है कि कम से कम दिल्ली और हरियाणा में ही है, और कहीं इतना कुछ नहीं है। सर आप भी जरा बच कर। अरे बिल्कुल। चलो भाई, तो आओ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। भाई सपोज ऑब्जर्वर 1 के हिसाब से रियल डेप्थ कुछ अज्यूम कर लो, कितनी ले लो रियल डेप्थ ऑब्जर्वर 1 के हिसाब से? सर एक्स। सर वेरी गुड, आप x ही ले लो। बिल्कुल बिल्कुल सही, एक्स ले ले। तो भैया ऑब्जर्वर 2 के हिसाब से ये कितनी हो गई? 210 माइनस सर एक्स। x1। बस हमारा काम हो गया। हाँ भैया ऑब्जर्वर 1 के लिए इक्वेशन, अपेरेंट डेप्थ हमें गिवन है 40, रियल डेप्थ हमने अज्यूम कर ली x डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वेशन 1। ऑब्जर्वर 2 के लिए अपेरेंट डेप्थ है हमारे पास 100, रियल डेप्थ है 210 माइनस एक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू। दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स, मैंने कहा था बस इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी 40 न्यू। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो भैया इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आएगा 100 न्यू 210 माइनस x की वैल्यू 40 न्यू। भैया आप सॉल्व कर लो, जैसे मर्जी सॉल्व करना हो। इसको इधर ले जाओगे तो 140 न्यू इज इक्वल्स टू 210, तो न्यू इज इक्वल्स टू 210 बाय 140। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3/2, 3/2 का मतलब है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया तो यहाँ पे x में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x इज इक्वल्स टू 40 इंटू 1.5, 40 इंटू 1.5 होता है भैया 60, तो आगे आंसर 60 mm एंड 1.5। चलो yes sir. बहुत बढ़िया। यहाँ अब तक कंप्लीट हो जाए बताना, फिर आगे एक और नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन। हो गया? सर हो चलो गया भाई है। बहुत बढ़िया। हाँ कर लो नीरज आराम से। अंश कंप्लीट हो गया? सर हो गया। हो गया, चलो डन। आ जाओ भैया, क्या रिपीट दिखाना है फिर से? सर एक मिनट। हाँ ठीक है। ये सर हो गया। चलो बढ़िया। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसमें तो कुछ इतना है भी नहीं, लेकिन हाँ आंसर ये हो सकता है कि थोड़ा डेसिमल में आ जाए, कैलकुलेशन थोड़ी वैसी हो जाए डेसिमल वाली। भैया ये हमारे पास एक कंटेनर है, ग्लास कंटेनर। ग्लास कंटेनर के बॉटम पे, जैसे घर में कोई कांच के ग्लास होगा तो उसमें देखा होगा नीचे कुछ थिकनेस होती है, तो हमें इसकी थिकनेस दे रखी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कि भैया इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इसकी थिकनेस हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इसके अंदर हमने एक लिक्विड फिल कर दिया, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है और इसकी हमें डेप्थ भी गिवन है। भैया इसकी डेप्थ, इसकी थिकनेस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड वन का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.4। इसके ऊपर हमने एक और लिक्विड फिल कर दिया, इमिसिबल लिक्विड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और इसका हमें वो गिवन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 और इसकी थिकनेस हमें गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर। चेक करो पहले यहां तक का क्वेश्चन समझ में आया? डन। कि भैया एक ग्लास लिया, कांच का ग्लास, उसमें दो इमिसिबल लिक्विड डाल दिए, नीचे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 थिकनेस 4, जो पहला लिक्विड डाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 थिकनेस 6, उसके ऊपर एक और लिक्विड डाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 और थिकनेस 6। यार थिकनेस जैसे मैंने गलत दी है, एक मिनट मेरे को चेक करने दो, यस मैंने थिकनेस लास्ट वाले की गलत दी है, प्लीज इसको ठीक कर लो। 8 सेंटीमीटर है इसकी, 8। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लास के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आपका एक इंक मार्क बना हुआ है, भैया एक इंक का निशान बन गया, तो आपको बताना है ये इंक का निशान कितना ऊपर दिखाई देगा। भैया ग्लास के बिल्कुल बॉटम मोस्ट पे एक इंक का मार्क बन गया, तो मेरे को बताना है ये इंक का मार्क कितना ऊपर दिखाई देगा। कितना ऊपर दिखाई देगा तो मतलब मेरे को अपैरेंट डेप्थ निकालनी है या नॉर्मल शिफ्ट निकालना है? apparent depth. Apparent depth. अपैरेंट डेप्थ होता तो ये पूछता कि सरफेस से कितना नीचे दिखाई देगा। क्या ये चीज समझ में आई? लेकिन क्वेश्चन ने ये पूछा है कि हमारा ये इंक मार्क कितना ऊपर दिखाई देगा, ओरिजिनल पोजीशन से कितना ऊपर दिखाई देगा। तो याद रखो इस केस में आप क्या कैलकुलेट करोगे, इस केस में आप नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट करोगे। आपको एक और चीज बता देता हूं कि जब भी आपके पास मोर देन वन मीडियम आ जाए, जैसे इधर 1 2 3 मीडियम हो गए हैं, 1 2 3, अगर कभी भी मोर देन वन मीडियम आ जाए तो आप हमेशा नॉर्मल शिफ्ट ही कैलकुलेट करोगे, उस केस में फिर अपैरेंट डेप्थ कैलकुलेट नहीं करना। तो नॉर्मल शिफ्ट का बस आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको तो सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन करनी है। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला बताओ, क्या था नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला? सर रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ। अरे फाइनल फॉर्मूला बताओ। टी इंटू T वन बाय into 1 minus 1 वन बाय न्यू। 1 minus तो 1 देखो by टोटल नॉर्मल शिफ्ट refractive कैलकुलेट करना होगा index. ना टोटल, तो क्या करोगे, T1 1 - 1/μ1 ऐड करते जाओ, T2 मतलब सेकेंड मीडियम 1 - 1/μ2 प्लस T3 इंटू 1 - 1/μ3। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लो। तो क्या करो, सारी वैल्यूज बस सब्स्टिट्यूट कर दो, T1 T2 T3 सबकी वैल्यूज आपको पता है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मेरे को फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है, बस ये काम है आपका। भाई बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर कैलकुलेट करना है। और थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गलत मत रख देना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख रहे हो उसी की थिकनेस रखना, कुछ बच्चे उल्टा पुल्टा कर देते हैं, वो मत कर देना भाई।
चलो तो बस मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, वैल्यूज चेक करते जाओ। d इज इक्वल्स टू T1, मैं सबसे नीचे वाले को मान रहा हूँ, तो T1 हमारा हो गया 4 इंटू 1 माइनस, यार कोशिश करो कि ये जो मतलब आपके ये डेसिमल में वैल्यू गिवन है, इसको फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करो, तो आपका आंसर जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2, यहाँ लिख रहा हूँ 1.5 को 3/2 लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2/3। तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी सॉल्व करने में। T2 की वैल्यू 6, 1 माइनस 1.4, 1.4 का मतलब हो जाएगा ये 7/5, 7/5 मतलब ये हो गया 5/7, प्लस T3 हो गया 8, 1.3, 1.3 का मतलब होता है 4/3, तो 4/3 का मतलब ये हो जाएगा 3/4। अब इसको सॉल्व कर लो जैसे आपका सॉल्व हो जाए। अविनाश नहीं, इतनी छोटी वैल्यू नहीं आ रही यार दोस्त। सिक्स इंटू ये क्या बनेगा 2/7, प्लस 8 इंटू ये क्या बनेगा 1/4। सर चेक करो आंसर सेंड किया आपको। बिल्कुल नीरज, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही, लेकिन अप्रोक्सीमेट सही आ रहा है। वैसे जो आंसर गिवन है वो 4.8 गिवन है, तुम्हारा 4.6 आ रहा है, तो ठीक है चलो। तो यार इन सबकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आना चाहिए 4.89 सेंटीमीटर। अप्रोक्स आंसर आएगा क्योंकि मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, तो शायद से हाँ थोड़ा सा वेरिएशन जरूर आ सकता है। 4.6 जो नीरज तुम्हारा आ रहा है वो उतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यस सर। डन। तो भैया सब कंप्लीट कर लो, कंप्लीट हो जाए तो बता दो, फिर आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सर मेरा 4.4 आ रहा है। 4.4 आ रहा है, अब ये थोड़ा ज्यादा ज्यादा वेरिएशन होते जा रहा है। आपने क्या डेसिमल में लिया है वैल्यूज या फ्रैक्शन में करके कैलकुलेट किया है? सर डेसिमल में। ठीक है चलो, वैसे डेसिमल में लेके कर रहे हो तो आंसर एग्जैक्ट 4.8 आना चाहिए था, कोई बात नहीं। एक बार फिर भी अपना एक बार करना कैलकुलेशन, फिर से चेक कर लेना। सर 4.89 आ रहा है। 4.89 ही आ रहा है ना, ठीक है। एक बार वही मैं बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन फिर से वेरीफाई कर लेना। भैया मेरे को चेक करके बताओ, TIR में और अपेरेंट डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो डन। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा लेंस वाला पार्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, लेंस वगैरह वाला पार्ट करेंगे, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट भी है, और उस पे न्यूमेरिकल भर भर के आते हैं। तो वो करेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए भैया इतना ही। सर एक शायरी हो जाए। भैया अब शायरी जब आती ही नहीं तो क्या सुनाऊंगा भाई।